हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रेप पार्ट। तो आज हम लोग जेई में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं कि जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट एंड रिलेशंस के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो यहाँ पे दिया बेटा वो दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब जो खाली सेट नहीं होते तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑफ सेट एक्स सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अगर हम मान करके चलते कि एक्स कोई एक सेट है और उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ठीक है, और हम लोग ए और बी सेट को ऐसे लेते हैं ना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ए जो है बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ए के लिए लेते हैं 2 5 7, तो हम लोग बी के लिए क्या क्या ले सकते हैं बेटा 1 5 6 बराबर, जिससे ए जो है बी का सबसेट नहीं बनेगा। अब अगर ऑप्शन पे नजर डालते हैं इधर, तो ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो चलिए पहले बी का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब क्या, जो एलिमेंट बी में नहीं होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। तो 2 3 4 7। तो पहले ऑप्शन को चलिए वेरीफाई करते हैं। ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ए क्या हमेशा सबसेट होने वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का? वो तो नहीं होने वाला। बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट हो रहा है? नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब बेटा क्या, कि कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो ए एंड बी में एक इंटरसेक्शन तो है 5। तो इंटरसेक्शन तो है, तो डिसजॉइंट तो नहीं हो सकता ये। ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रहेगा ए और बी कॉम्प्लीमेंट में। तो चलिए ए और बी कॉम्प्लीमेंट देखो, हाँ इंटरसेक्शन तो है, तो ये नॉन डिसजॉइंट तो है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है इधर, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस 5 स्मॉलर देन 1, बी माइनस 5 इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, और बी में इसको हम लोग को डालना है इस तरीके से ए कॉमा बी को, कि जहां पे हम लोग को ये सारे ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं। जैसे ही हम लोग ये मॉड्यूलस हटाते हैं बेटा, तो एक बार तो पॉजिटिव आता है और एक बार तो हम लोग लेते हैं इसको नेगेटिव लेते हैं। तो जहां इसकी बात करते हैं पॉजिटिव की, तो ए इज स्मॉलर देन 6, और जहां -5 उस तरफ चला गया +5 हो गया, तो ए इज ग्रेटर देन 4। तो ए और बी की वैल्यू तो मिल गई हम लोग को यहाँ से। ए की वैल्यू तो हम लोग को मिल गई 4 और 6। उसी तरीके से अगर इसके लिए लेंगे तो भी हम लोग को बी के लिए क्या मिलने वाला है बेटा, 4 और 6 मिलने वाला है। तो अगर इन ऑर्डर पेयर की बात करें तो इसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग बी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 4, अब इस सेट को लेते हैं, तो a माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 9 b माइनस 5 द होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसे भी रखना चाहे तो वो ऐसे भी रख सकते हैं। 36 को नीचे ले लेते हैं। अब देखिए कौन सा टाइप का हमारे पास इक्वेशन बनने वाला है। जैसे ही मैं इक्वेशन लिखूंगा आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। बोलेंगे वाह कितना सिंपल था ये। तो इसको कट कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा आपके पास, a माइनस 6 द होल स्क्वायर अपॉन 9, बिकॉज 4 और 36 कट जाएगा, b माइनस 5 द होल स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। बेटा ये किसके लिए कंडीशन होती है, ये तो एलिप्स के लिए कंडीशन होती है। तो एलिप्स में क्या होता है, ना ही a b का सबसेट होता है और ना ही b a का सबसेट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एलिप्स के फॉर्म में लाइए, काम हो गया आपका। चलिए इसकी बात करते हैं कि 140 बच्चे बेटा क्लास में, जिसमें से इवन बच्चों ने, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया है। तो चलिए n ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मैथमेटिक्स में 70 बच्चे हो जाएंगे। फिजिक्स किसने ऑप्ट किया बेटा, जो कि डिविजिबल बाय 3 है। तो n ऑफ p फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो 140 तो हम लोग इधर ले नहीं सकते बेटा, 140 तो ले नहीं सकते बिकॉज़ डिविजिबल बाय 3 बोला है, 140 डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो 139 भी नहीं होता, तो 138 लेकिन डिविजिबल बाय 3 होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर 138 डिवाइड बाय 3 करके आएगा। ठीक है, और 138 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना बेटा 46 आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए क्या बोला बेटा, डिविजिबल बाय 5। तो 140 ले सकते हैं बिकॉज 5 से डिविजिबल होता है, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं, तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी जेईई मेंस के क्वेश्चन के लिए। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। तो पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि किन बच्चों ने कोर्सेज के लिए ऑप्ट किया था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। मतलब ए को अगर आप मैथ्स मानते हो, बी को फिजिक्स मानते हो और सी को केमिस्ट्री मानते हो, तो आप क्या लिखोगे, n ऑफ a
प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब मैथ्स और फिजिक्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो बेटा मैथ्स के लिए वो सारे नंबर्स आने वाले हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं और फिजिक्स के लिए क्या बोला बेटा जो वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर इनका एलसीएम लेते हैं बेटा इंटरसेक्शन निकालना कॉमन निकालना तो एलसीएम इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो एलसीएम इनका हो जाएगा 6 मतलब वो सारे नंबर्स जो कि 6 12 18 और 24 है ऐसे ऐसे करके वो आगे तक जाएगा वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए ऑप्शन होंगे। तो ऐसे नंबर टोटल कितने होंगे बेटा ऐसे नंबर 23 नंबर है जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए ही ऑप्ट किया है। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको 23 मिल गया है। फिर बी इंटरसेक्शन सी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिक्स के लिए डिविजिबल बाय 3 है और केमिस्ट्री के लिए डिविजिबल बाय 5 है। तो 3 5 बेटा कितना एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा इसका 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सारे नंबर जो कि 15 के टेबल में जाते हैं 15 30 45 60 ऐसे ऐसे करके आगे तक जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर है बेटा ऐसे सिर्फ 9 ही नंबर है। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपको मिल गया 9। फिर आपको बेटा केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी देखना पड़ेगा। मैथ्स डिविजिबल बाय 2 केमिस्ट्री डिविजिबल बाय 5। एलसीएम बेटा कितना हो गया एलसीएम हो गया 10 तो मतलब क्या 10 20 30 ऐसे करके 140 तक जाएगा। इसका मतलब कितने नंबर हो जाएंगे बेटा 14 नंबर हो जाएंगे। तो आपको एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए मिल जाएगा 14। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे तो तीनों का इंटरसेक्शन बोला हुआ है। इसका मतलब 2 का एलसीएम 3 का एलसीएम और 5 का एलसीएम जो कि होता है बेटा 30। तो 30 अगर इनका एलसीएम है इसका मतलब क्या 30 60 90 ऐसे करके चलता रहेगा कहां तक जाएगा बेटा 140 तक जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 4 ही नंबर्स होने वाले हैं। तो आप सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो एन ऑफ ए बेटा कितना है एन ऑफ ए 70 एन ऑफ बी कितना है बेटा 46 28 फिर ए इंटरसेक्शन भी बेटा 23 है फिर 15 है फिर 9 है और फिर 14 भी है और फिर 4 है। जब इनको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 102। 102 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो कोर्स लिया हुआ है लेकिन हम लोग को पता करना है कि जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है। तो टोटल बेटा 140 स्टूडेंट्स है। तो जिन्होंने कोर्सेज लिया है उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है। तो ऑप्शन डी 38 विल बी द राइट आंसर। चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं। यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है बेटा। तो सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 रेस टू n। एलिमेंट्स कितने बेटा 100 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेस टू 100 टोटल सबसेट। पता करना है इवन के लिए अगर 2 रेस टू 100 टोटल है तो ऑड के लिए बेटा कितना होगा 2 रेस टू 50। तो अगर इवन के लिए पता करना है तो टोटल में से ऑड वाले को हम कर देंगे माइनस। तो अब टोटल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 रेस टू 50 का स्क्वायर माइनस 2 रेस टू 50। तो 2 रेस टू 50 को बेटा कॉमन निकाल दीजिए अंदर बचेगा 2 रेस टू 50 माइनस 1 जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है। अब पांचवे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पांचवे वाले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि z जो है ना इंटीजर है और a और b आपको सेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया कि 2 रेस टू x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 रेस टू x प्लस 2 और इधर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेस टू 0। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है। तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रेस टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाला अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे ही हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा फैक्टराइज करने पे हम लोग को जो क्या आना है x माइनस 2 और x माइनस 3। हम लोग किसके लिए सॉल्व करें बेटा a सेट के लिए। तो a सेट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आ गए माइनस 2 2 और 3 बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पे तो यही निकलेगी माइनस 2 2 और 3। और b सेट की अगर हम लोग बात करें बी सेट के लिए क्या बोला बेटा माइनस 3 2x माइनस 1 और ये 9। तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2x। तो कितना होगा माइनस 2 स्मॉलर देन 2x। तो 2 नीचे चला गया तो माइनस 1 स्मॉलर देन x। फिर 2x माइनस 1 स्मॉलर देन 9 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 10
x इज स्मॉलर देन 5। तो अगर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कि x -1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। इसका मतलब बी सेट में कितने नंबर्स आने वाले हैं 0 1 2 3 4 बिकॉज -1 से बड़ा मतलब 0 लेकिन 5 से छोटा मतलब 4। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट बेटा 5 है। तो हम लोग को मालूम है सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है 2 रेज़ टू m into n, 2 रेज़ टू 3 into 5, तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू 15। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आर एक रियल लाइन है और फॉलोइंग सबसेट्स आपको दिए हुए हैं, तो ऐसे और टी है। तो चलिए इनके लिए चेक करते हैं बिकॉज इक्विवेलेंस आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो पहले इक्विवेलेंस के लिए सॉल्व करते हैं, कौन सा इक्विवेलेंस होगा अपने आप आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो हम लोग माने बेटा इक्विवेलेंस कब होता है जब आपका सेट रिफ्लेक्सिव हो, जब आपका सेट सिमेट्रिक हो और जब आपका सेट ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें होंगी तो हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस है। तो चलिए पहले टी के लिए चेक करते हैं बिकॉज काफी इजी है, इंटीजर बोला हुआ है तो टी के लिए चेक करते हैं। तो क्या बोला x माइनस वाई की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्सिव करेंगे तो भी इंटीजर, मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब क्या अपने आप को फिर से कर देना, तो x माइनस वाई को फिर से करेंगे तो इंटीजर ही होने वाला है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। बात तो सही है, अगर आप 5 माइनस 2 कर लो तो 3 आएगा वो इंटीजर है, 2 माइनस 5 कर लो -3 आएगा वो भी इंटीजर, तो ये सिमेट्रिक भी हो रहा है। ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए। बात तो सही है, इंटीजर ही होने वाले, सारे के सारे इंटीजर होने वाले हैं। तो देखिए जहां कहां पे t को इक्विवेलेंस दिया हुआ है, t इक्विवेलेंस यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। t इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट s इज नॉट। अब सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवें क्वेश्चन में हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं इक्विवेलेंस के लिए, मतलब यहाँ पे इस ए सेट में से हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्डर्ड पेयर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और कम से कम इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे बिकॉज मिनिमम बोला है ताकि वो फॉरन से इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो कुछ शुरुआत तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एकदम सिंपल वाली। 1,2 दिया हुआ है बेटा आपको, 2,3 भी इधर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको मान लीजिए ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1,2 है 2,3 है, यहाँ पे 1,3 भी होना चाहिए, तो वही पड़ा ना x, y, y, z, तो x और z भी होना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया, और या तो रिफ्लेक्सिव के सारे हो सकते हैं। 1,1 रिफ्लेक्सिव बोला ना अपने आप से ही होना, 3,3 तो कितने ऐड किए 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें इसके सिमेट्रिक के, तो सिमेट्रिक की अगर बात करें तो एक तो 1,2 हो सकता है ना, एक तो 2,3 हो सकता है, ठीक है, और 1,3 है तो कितना हो सकता है 3,1 हो सकता है। तो टोटल हम लोग ने कितने ऐड किए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम लोग ने ऑर्डर्ड पेयर ऐड किए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया बिकॉज इन तीनों से रिफ्लेक्सिव मिल गया, इससे हम लोग को ट्रांजिटिव मिल गया और इससे हम लोग को सिमेट्रिक मिल गया, है ना, इससे हम लोग को सिमेट्रिक मिल गया। 1,2 था ना बेटा, 2,1 सॉरी मैंने 1,2 फिर से लिख दिया, 2,1 बिकॉज 1,2 का सिमेट्रिक क्या होगा 2,1, 2,3 के लिए क्या होगा बेटा 3,2 होगा, मैंने वापस से वही लिख दिया 3,2, 1,3 3,1, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चलता रहेगा। तो ये 7 हम लोग ने ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड किए तो इक्विवेलेंस बन गया। 8th वाले की बात करें, बताओ कि इनमें से कौन सा है एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं बिकॉज अपने आप से होना, सिमेट्रिक नजर आ रहा है बिकॉज 2,4 का उल्टा 4,2 है, 4,6 का उल्टा 6,4 है, तो सिमेट्रिक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आते हैं। ये कंडीशन काफी जानी पहचानी कंडीशन है स्ट्रेट लाइंस के लिए, तो ये कंडीशन कब बनती है, परपेंडिकुलर है अल्फा बीटा के लिए, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो सिमेट्रिक ही रहने वाला है। 10 की बात करें, इसमें डोमेन और रेंज के ऊपर ध्यान देना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा आर इनवर्स। तो सबसे पहली बात आर इनवर्स बोलते हैं किसको है, जब आर के एलिमेंट्स को हम लोग उल्टा लिख दें, ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा लिख देते हैं। ये 4,5 था, आप इसको 5,4 लिख दीजिए, 1,4 था इसको 4,1 लिख दीजिए, 4,6 था इसको अब 6,4 कर दीजिए, 7,6 को अब 6,7 कर दीजिए, 7,3 को अब 3,7 को 7,3 कर दीजिए। फिर रेंज और डोमेन को कट करते जाइए तो आपको ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिली होगी, काफी आसान लगे होंगे आपको, और इस तरीके से आप सॉल्व करिए, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, सबसेट के ऊपर फोकस करिए, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो बस यही कहूंगा कि इनके ऊपर फोकस करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।